नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हो कि इस समय यूएस, ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रहा है, लेकिन इस वॉर में अब जर्मनी की एंट्री हो गई है और ये युद्ध जर्मनी वर्सेस यूएस नजर आ रहा है। और एक स्टेटमेंट के फ्रेडरिक मर्ज ने एक स्टेटमेंट दिया और उसके बाद यूएस और जर्मनी के बीच की ये खाई और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। थोड़ा सा ट्रंप का यू टर्न क्या रहा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और ऐसा क्या कहा गया जिसके बाद ये वर्सेस हो गया, और क्यों फ्रेडरिक मर्ज को ये कहा जाता है कि भैया ये एडोल्फ हिटलर की तरह पूरा तानाशाही शासन लेकर के आ रहे हैं जर्मनी में। और जो जर्मनी एडोल्फ हिटलर के समय था वो अब फ्रेडरिक मर्ज के समय बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फ्रेडरिक मर्ज सभी की सभी नीतियां एक तरीके से आप कह सकते हो नक्शे कदम पर चलते हैं इनके, और इसी तरीके से वो अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं, जर्मनी को दोबारा से सुपर पावर बनाना चाह रहे हैं। ये खबर है जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने डांटा है जर्मनी को और मर्ज को ये बोला है कि मर्ज बेवकूफ है और मर्ज किसी भी तरीके से हमारे इस युद्ध के मामले में इंटरफेयर ना करें। अब समझते हैं इन्होंने कहा क्या था। इन्होंने बोला था, मर्ज का कहना था कि ट्रंप जो है वो बेवकूफ है, अविवेकपूर्ण ये घटना है इनकी जो इस तरीके से युद्ध को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि एक बार युद्ध में जाना तो बहुत ही आसान है लेकिन बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया अफगानिस्तान वॉर का और इराक वॉर का। ठीक है, ये पूरी की पूरी बातचीत थी। इसके बाद यहाँ पर देखो खबर आती है अल जजीरा में भी, दैट क्लियरली स्ट्रॉन्गर जर्मनीज मर्ज सेज ईरान ह्यूमिलिटेटेड यूएस इन इट्स वॉर। ठीक है, चलो अब अभी हमने एक पॉइंट रखा था, एक बात कही थी कि जर्मनी जो है ना वो वापस से एडोल्फ हिटलर के समय जैसा था वैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। और एक चीज और सबसे बड़ी बात कि जब जब जर्मनी ने कहीं एंट्री करी है वहां पर विश्व युद्ध ही नजर आया है। चाहे प्रथम विश्व युद्ध देख लो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध देख लो, आपको जर्मनी का सबसे बड़ा रोल, मतलब एक कहते हैं ना ह्यूज रोल देखने को मिलेगा जिसकी वजह से विश्व युद्ध हुए। तो क्या जर्मनी की ये एंट्री हमें थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ले जाएगी, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन अचानक से जर्मनी का अपने आप को सुपर पावर बनाना, अचानक से अपनी न्यू मिलिट्री पॉलिसी लेकर के आना, अचानक से अपनी सेना बढ़ाना, ये किस बात का इंडिकेशन है और ऐसा क्यों किया जा रहा है और क्यों फ्रेडरिक मर्ज को नया तानाशाह शासक बताया जा रहा है, इसके लिए हमें पूरा इतिहास जानना पड़ेगा। सो ये जर्मनी का मैप हो जाता है। और बर्लिन जरूर याद रखना, आगे बर्लिन का बहुत बड़ा रोल है जब हम एकीकरण और बर्लिन की दीवार के बारे में बातचीत करते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बताया कि हाल के समय में अल जजीरा ने रिपोर्ट यहाँ पर प्रकाशित करी कि जो जर्मनी की सरकार है वो ये चाह रही है कि यूरोप की सबसे ताकतवर सेना बने जर्मनी। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने पता है क्या किया है, सेना में लाने के लिए लोगों को करीब 2.5 लाख महीने तक का ये ऑफर दे रहे हैं कि लोग आए और हमारी सेना को ज्वाइन करें और हम यूरोप की सबसे पावरफुल सेना बने। नाउ अब देखिए कैसे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद चीजें चेंज हुई। तो थोड़ा सा इतिहास समझते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्यों था और क्या क्या चीजें यहाँ पर रही थी। तो आप देखोगे कि जो जर्मनी का इतिहास है, अगर हम इसकी बात करें तो रोमन साम्राज्य से इतिहास शुरू होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको पूरा पता चल जाएगा भैया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या रोल रहा था यहाँ पर। ठीक है, अब जर्मनी का जो इतिहास है बात करते हैं, रोमन साम्राज्य शुरू होता है, फिर पवित्र रोमन साम्राज्य पर आता है, उसके बाद अनेक छोटे छोटे यहाँ पर राज्यों में विभाजित होता हुआ चला जाता है। बात करते हैं 30 वर्षीय युद्ध हुआ, विभाजन हुए यहाँ पर, कैसे यहाँ पर जो बिस्मार्क है इसके द्वारा एकीकरण किया जाता है ये समझेंगे। प्रथम विश्व युद्ध का जो एटलीस्ट रियल कारण था वो क्या रहा ये समझेंगे हम यहाँ पर। देश का विभाजन यानी कि जो पश्चिमी जर्मनी और जो पूर्वी जर्मनी था ये कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे, और बर्लिन की दीवार इसके बाद कैसे गिरती है ये सब कुछ हम इसमें समझने वाले हैं। ठीक है, चलो भैया शुरू कर लेते हैं जर्मनी के इतिहास से। अगर हम बात करें जर्मनी की, ठीक है, तो 1914 में कहा जाता है ना कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जबकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं हुई। इसके बीज थे वो पहले ही बो दिए गए थे आपके, कब, जब यहाँ पर आप देखोगे बाल्टन क्षेत्र में ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हो गया था और 1878 में इसका बीज बोया जा चुका था। 1878 का ये असंतोष था, 1878 का एक तरीके से आप कह लो ये बदला था जो 1914 में लिया गया था इतने समय बाद। आगे आते हैं 1878 में रूस ऑटोमन युद्ध में, यहाँ पर आप देखोगे युद्ध के बाद बर्लिन की यहाँ पर संधि होती है और इसके बाद जो बोस्निया और जो हार्जेगोविना है इसका प्रशासन ऑस्ट्रो और हंगेरियन साम्राज्य को दे दिया जाता है।
ये यहाँ पर चीजें हुई, ठीक है, जिससे क्षेत्र में असंतोष बहुत ज्यादा बढ़ गया और वहां पर जो सर्बिया और बोस्निया स्लाव लोग थे ये एक दक्षिणी स्लाव राष्ट्र बनाना चाहते थे, ये नहीं रहना चाहते थे बाय अदीन। इस तरीके से चीजें धीरे धीरे करके आंतरिक विद्रोह जन्म लेता गया और चीजें बढ़ती गई। 1908 में आप देखते हैं जो ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य था ये बोस्निया हर्जेगोविना पर अपने कब्जे लेने की कोशिश करता है और इसके बाद यही रियल विस्फोट का कारण बनता है। इसी तनावपूर्ण माहौल में आप देखोगे 28 जून 1914 को सबसे बड़ी जो घटना होती है प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनती है कि जो आपके साराजेवो थे ऑस्ट्रो और हंगेरियन युवराज आर्कड्यूक फ्रांट फेडरिनेट और उनकी जो पत्नी थी इनकी हत्या कर दी जाती है। जैसे ही हत्या होती है यहां पर लोगों में बहुत ज्यादा असंतोष बढ़ता है और इसमें कामयाब कौन होते हैं? गैव्रिलो प्रिंसिप इसमें सफल हुए नजर आते हैं हमारे। ये पूरी घटना थी जिससे पूरा का पूरा ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सिनेरियो है ये बनता हुआ नजर आया हमारा। अब देखो हत्या से नाराज थे लोग क्योंकि उनके राजा की हत्या की गई भैया, उनकी पत्नी को मार दिया गया, तो ऑफ कोर्स लोग नाराज होंगे कि ऐसे कैसे हमारे राजा की हत्या कर दी गई। युद्ध का खुले तौर पर ऐलान कर दिया जाता है और नाराज जो ऑस्ट्रो और हंगेरियन साम्राज्य था ये सर्बिया के खिलाफ यहां पर युद्ध की घोषणा कर देता है कि भैया आपने ऐसा हमारे ऊपर किया है और अब हम सर्बिया पे हमला करेंगे, सर्बिया के साथ अब हम युद्ध लड़ेंगे। अब जैसे ही सर्बिया के साथ युद्ध की घोषणा होती है आप देखोगे सर्बिया के समर्थन में ना रूस आ जाता है, रूस की एंट्री हो जाती है और इसी बीच ऑस्ट्रो हंगेरियन का सहयोगी यहां पर जर्मनी बनता है। जर्मनी युद्ध में एंट्री ले लेता है। अभी डायरेक्ट आप देखोगे कहां पर चीजें चल रही थी, युद्ध था कहीं और का, फिर उसके बाद जर्मनी यहाँ पर एंट्री। जैसे ही जर्मनी यहाँ पर एंट्री लेता है इसके बाद धीरे धीरे करके ये जो सब गठबंधन है ये बनते चले जाते हैं, मित्र देश शत्रु देश अलग अलग सामने सामने आ जाते हैं और उसके बाद ये युद्ध हमारा शुरू हो जाता है। प्रथम अगर मैं विश्व युद्ध की बात करूं भैया 4 साल 3 महीने 14 दिन तक ये युद्ध चला। लगभग आप देखोगे कि 1.5 से 2 करोड़ लोग यहाँ पर मरे थे, सैनिक नागरिक सब प्रभावित हुए थे यहाँ पर और 2 गुटों में पूरा विश्व बढ़ चुका था। एक तरफ यहाँ पर मित्र राष्ट्र में हमारा फ्रांस था, ब्रिटेन और उसमें शामिल भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंका, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस 1917 तक और इसके बाद यहाँ पर युद्ध से ही वो हट जाता है। इटली, अमेरिका, जापान, सर्बिया, बेल्जियम और अन्य छोटे देश, इधर आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य तथा बुल्गारिया हो जाता है। ये यहाँ पर एक हो गए जो कि आपके सेंट्रल थे और इधर आपके सारे हो गए। अब भारत की अगर हम बात करें कि भारत वाकई क्या प्रथम विश्व युद्ध में उसकी कोई डायरेक्टली भूमिका तो नहीं थी भैया, ब्रिटेन का हमारे ऊपर राज था, तो जहां ब्रिटेन जाएगा वहां पर भारत अपने आप चला जाएगा, तो हमने अपनी सेना दी, हमने अपने सैनिक दिए, ये सारी चीजें यहाँ पर हुई। इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। अब देखोगे यहाँ पर अभी तक भी अमेरिका कहीं नहीं है इस युद्ध में, अमेरिका की कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, लेकिन वापस से एक घटना घटित होती है और इनकी एक तरीके से गलती कह लो जो इसको और भी बड़ा बना देती है। होता यह है कि अमेरिका शुरुआत में तटस्थ था और अमेरिका आज भी यही नीति अपना रहा है। अमेरिका क्या कर रहा था, प्रथम विश्व युद्ध में जो देश थे उनको अपने हथियार बेच रहा था और अभी भी उसकी यही पॉलिसी है कि लोगों को लड़वाओ और अपने हथियार बेचो, वो यही काम कर रहा था। लेकिन होता यह है कि जर्मनी की एक पनडुब्बी नीति आती है और 1915 में आप देखोगे लुसिटानिया जहाज पर ये हमला कर देते हैं। इसके बाद अमेरिका के जो लोग थे वो उनमें असंतोष बढ़ जाता है। फिर भी उस समय तत्कालीन वहां के जो राष्ट्रपति होते हैं वुड्रो विल्सन ये खुद को शांत रखते हैं, अलग रखते हैं, लेकिन 1917 में एक बहुत बड़ी गलती करता है जर्मनी। और जर्मनी गलती पता है क्या करता है, वो मित्र देश अमेरिका के मैक्सिको जो आज भी उसके आधिपत्य में ही एक तरीके से, ठीक है, मैक्सिको को भड़काने की कोशिश करता है और वो मैक्सिको को यूएस के अगेंस्ट करने की कोशिश करता है और इस गुप्त मैसेज जो इनके द्वारा भेजा जाता है, जर्मनी के द्वारा भेजा जाता है मैक्सिको को, वो डिकोड कर लेता है अमेरिका। और जैसे ही अमेरिका इस मैसेज को डिकोड करता है कि भैया ये तो मैक्सिको को भड़का रहा है मेरे खिलाफ, ठीक है, जो कि हमारा ही नेशन एक तरीके से हो जाता है, तब अब डायरेक्ट एंट्री हो जाती है अमेरिका की इस युद्ध में। और उसका सबसे बड़ा कारण कौन था, यही जर्मनी था। तो ये इतिहास है जर्मनी का कि जब जब जर्मनी ने किसी भी युद्ध में एंट्री करी है वो युद्ध विश्व युद्ध तक की कगार पर पहुंचता हुआ नजर आया है। तो क्या वाकई अभी भी ऐसा कुछ होने वाला है? भारत की आप बात करें तो भैया ब्रिटिश औपनिवेशक थे तो हम स्वतः ही इसमें जा बढ़े थे। अब देखो
युद्ध के आखिरी सालों में जर्मनी और उसके जो साथी देश हैं इनकी स्थिति लगातार खराब होती चली गई, क्योंकि जैसे ही अमेरिका की एंट्री होती है तो अमेरिका अपने मित्र देशों को खूब सारी सेना भेजता है और खूब सारे हथियार प्रोवाइड करा देता है। जब उसके पास खूब सारी सेना होगी, खूब हथियार होगा, तो जर्मनी की आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है और सैन्य रूप से भी ये कमजोर हो जाता है। आखिरकार जर्मनी अंततः कहता है कि भैया हम हार मान लेते हैं। पहली बार जब इन्होंने हार मानी ना, तो 1918 में आप देखोगे 11 नवंबर 1918 में इन्होंने एक संधि करी। संधि का नाम था आपका आर्मिस्टिस संधि, ठीक है, इनको आर्मिस्टिस संधि बोला गया और इसको आर्मिस्टिस डे के रूप में भी यहाँ पर मनाया जाता है। ये यहाँ पर संधि होती है, ठीक है। अब देखते हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब यूएन बना था, यूनाइटेड नेशन बना ना। जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तब पता है क्या क्या आता है, तब हमारा आता है लीग ऑफ नेशन। वर्साई की संधि को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि यही संधि थी जहां से आपके हिटलर का उदय हुआ था, जहां से हिटलर निकल करके आया था। हिटलर का आधार कह सकते हो इस वर्साई संधि को, और साथ ही साथ यहाँ पर सोवियत संघ आपको दिखाई देगा। ये 3 आउटकम हुए थे प्रथम विश्व युद्ध के। लीग ऑफ नेशन बनता है, इसका गठन किया जाता है कि भविष्य में युद्ध रोके जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय शांति रहेगी। वर्साई संधि होती है जिसके कारण जर्मनी को बहुत भारी नुकसान होता है युद्ध में। यहाँ पर शुल्क मुआवजा देना पड़ा, आर्थिक रूप से जर्मनी कमजोर हो गया, बेरोजगारी आई, महंगाई आई, जिससे जर्मनी के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हुए। और यहाँ पर सोवियत संघ, रूस के बोल्शेविक क्रांति के कारण व्लादिमीर लेनिन के लीडरशिप में सोवियत संघ यहाँ पर बन गया। ये 3 आउटकम यहाँ पर निकल करके आते हैं। न जाने कितने राजवंश यहाँ पर खत्म हुए, और उन राजवंशों का नाम था यहाँ पर ऑस्ट्रिया हंगरी खत्म हुआ, टूट भी गया। ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया पूरा का पूरा, जर्मन साम्राज्य खत्म हो गया, रूसी साम्राज्य का यहाँ पर पतन होता हुआ नजर आया। ऑस्ट्रिया हंगरी विघटित हो गया, जैसे हमने बताया। यूरोप में कौन था? फिनलैंड, एस्टोनिया, ये नए देश बनकर के निकल आए। लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चुकोस्लाविया एंड युगोस्लाविया। चुकोस्लाविया याद रखिएगा, इसके कारण भी यहाँ पर आप देखोगे द्वितीय विश्व युद्ध वाली जो चीजें वो नजर आएंगी। और इधर ऑटोमन साम्राज्य जो पूरा का पूरा मुस्लिम साम्राज्य था, इससे निकल करके आता है हमारा इराक, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन। ये यहाँ पर तबाह हुए, ये यहाँ पर खत्म हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध की अब हम बात करते हैं। वर्साई संधि जो मैंने बताया था, जो आधार रही वो यही थी कि पहले संधि हुई और दूसरी उसी का आधार बनी द्वितीय विश्व युद्ध का। वो ये कारण था क्योंकि इतना ज्यादा जर्मनी के लोग परेशान हो गए थे, बेरोजगारी आ गई थी, 60 लाख लोग यहाँ पर बेरोजगारी की कगार पर पहुंच गए थे। इसी समय यहाँ पर जो नाजी साम्राज्य है, जो नाजी जनता पार्टी है, एक तरीके से नाजी पार्टी, जनता पार्टी नहीं कहेंगे भैया, जो नाजी पार्टी है वो इस मौके का फायदा उठाती है। वो नेतृत्व में आती है, नया होप दिखाती है जर्मनी के लोगों को, क्योंकि इसी समय 1923 में अति मुद्रास्फीति यहाँ पर देखने को मिलेगी। पैसा था नहीं जर्मनी के पास। यहीं पर आप देखोगे 1929 में महामंदी आ जाती है, और आप देखोगे लोकतांत्रिक, जिसमें जनता का लोकतांत्रिक वाइमर गणराज्य है, इससे विश्वास उठ जाता है। तो अब एक कोई नया राजा चाहिए था, अब एक कोई नया विश्वास चाहिए था, एक नया लीडर चाहिए था जो यहाँ के लोगों में एक उम्मीद की किरण जगाए, और वो काम करता है हिटलर। उम्मीद की किरण जगाता है, नाजी पार्टी को अवसर मिलता है, और यहीं से शुरू होता है जर्मनी का काला भविष्य, एक तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ से देखो हिटलर का जो उदय था 1919 से 1933 में होता है, और 1918 में युद्ध हारने के बाद जर्मनी ने वर्साई की जो ट्रीटी है वो साइन करी थी। उसके बाद 1919 में हमारा हिटलर नजर आ जाता है। तो यहाँ से पूरी आपकी कहानी शुरू हो जाती है हिटलर की। इसके बाद आप देखेंगे कि एडोल्फ हिटलर के सत्ता में आने के साथ ही वो दौर शुरू हुआ, वो नरसंहार शुरू हुआ जो कभी पूरा विश्व नहीं भेजा, जो पूरा भूला ही नहीं भाई, होलोकास्ट बोलते हैं, जिसमें यहूदियों को मरवा दिया गया। 60 लाख यहूदियों की यहाँ पर हत्या करवा दी गई, और 1933 से 1945 तक यहाँ पर नाजी जर्मनी का इतिहास तानाशाही, नस्लीय हिंसा और विस्तारवाद से भरा रहा। एक तरीके से बदला लेना कह लो, ये शुरू होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सत्ता में आगमन होता है इनका 3 जनवरी 1933 से। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर जो कि चांसलर नियुक्त हुआ था, उसको चांसलर नियुक्त कर दिया। और इस समय अगर हम फेडरिक की बात करें तो वो भी कौन है? चांसलर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्यों इतना ज्यादा मिलते जुलते हैं फेडरिक मर्च, क्यों इसको फॉलो करते हैं। वो भी उस समय वहां का चांसलर था और ये भी इस समय यहाँ के चांसलर थे। और इसके बाद देखोगे होता क्या है कि लोकतंत्र का अंत होता है, क्योंकि ये अग्नि अध्यादेश ले आ जाते हैं, और यहाँ पर इनेबलिंग एक्ट आ जाता है 1933 में, जिसमें नागरिक अधिकारों को खत्म कर दिया इन्होंने, और संसद को दरकिनार करके तानाशाही स्थापित कर दी। और साथ ही साथ 1934 में जब हिंडनबर्ग मर जाता है तो ये दोनों पोस्ट को मर्ज कर देते हैं। राष्ट्रपति और चांसलर की पोस्ट को इन्होंने मर्ज कर दिया, और इन्होंने सर्वोच्च नेता अपने आप को खुद ही घोषित कर दिया, जिसको बोला गया फ्यूहरर।
और इन्होंने बोला अब हम बनाएंगे एक गौरवशाली जर्मनी। यहां से गौरवशाली जर्मनी की गाथा शुरू होती है। जिस विचारधारा को ये फॉलो करते थे, जिस पर ये चलते थे, ये नस्लीय सिद्धांत था। स्कूलों संगठनों में बच्चों को हिटलर की पूजा करना, यहूदियों को खत्म करना, और ये ना आर्यों को श्रेष्ठ मानते थे। आर्य श्रेष्ठ हैं और जो यहूदी हैं वो बेकार हैं, वो परजीवी हो जाते हैं। नरसंहार किया इन्होंने, योजनाबद्ध तरीके से इनको मारना शुरू कर दिया था और ये सारी चीजें इनकी चलती रही। जर्मनी में ये सब कुछ चलता रहा। इसी समय आप देखोगे 1922 में इटली में आपके बेनिटो मुसोलिनी थे और जर्मनी में 1933 में ये एडोल्फ हिटलर थे। दोनों ही तानाशाही शासन यहाँ पर चल रहे थे। अब देखो, तानाशाही सरकारें थी तो इन्होंने वारसाई संधि तोड़ी और गुप्त तरीके से हथियार और जो सेना है इसको ये बढ़ाते रहे और दोनों ने मिलकर के पता है क्या किया था, यहाँ पर चुकोस्लाविया पर फिर से हमला कर दिया। अब यहाँ पर बदला भी इनको लेना था इसका पुराना वाला, और कब्जा पाने की इनकी मंशा भी थी। तो 1931 में ये काम करते हैं, हमला करते हैं और यहाँ पर ये कामयाब हुए। कुछ महीने बाद जर्मनी क्या करता है, उसी नियत से पोलैंड पर भी हमला करता है, जिसके फलस्वरूप दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब जैसे ही ये पोलैंड पर हमला करते हैं तो फिर भाई नेशंस आ गए। अब देखो कैसे ये ट्रायंगल आपको बनता हुआ नजर आएगा। जर्मनी का पोलैंड पर हमला करना सबसे बड़ी यहां पर इनकी गलती एक तरीके से था, जिसके बाद ये पूरा नरसंहार फिर से शुरू हो जाता है। अब देखो, इस हमले से ब्रिटेन बौखला गया। फ्रांस पोलैंड की मदद के लिए आगे आया यहां पर, और देखते ही देखते जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी के साथ इटली और जापान देश आए, और पोलैंड के साथ यहाँ पर आप देखोगे इसके खेमे में फ्रांस आया, ब्रिटेन आया, संयुक्त राज्य अमेरिका आया, सोवियत संघ आया, और कुछ हद तक यहाँ पर चीन भी आमने सामने यहाँ पर नजर आए। और ये जापान की सबसे बड़ी गलती थी कि दूसरे विश्व युद्ध में इनके ऊपर ये बम गिराया गया। ये थी यहाँ पर चीजें। 1940 में जर्मनी ने ब्रिटेन पर पलटवार किया और ताबड़तोड़ हमले किया। हालांकि कुछ समय बाद जर्मनी में ब्रिटेन पर हमला करके अपनी जो तोपें हैं मुख्य रूप से सोवियत संघ की ओर घुमा दी थी, और इससे पूरी चीजें इस तरीके से हुई। अब देखो, इसमें इन्वॉल्वमेंट था, जो अलाइड ग्रुप थे इसमें थे यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस, पोलैंड, जिसकी वजह से सारी चीजें हुई, और एक्सिस ग्रुप थे यहाँ पर जर्मनी, जापान और इटली। ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही थी। युद्ध की शुरुआत और अगर हम बात करें विस्तार और हार कहां से हुई, तो सबसे बड़ी यहां पर जो भूल हिटलर से होती है कि 1941 में ये सोवियत संघ पर हमला कर देता है, और वो ठंडा प्रदेश था। इसके बाद ये हार मानते हैं, हिटलर आत्महत्या कर लेता है, और ये पूरी की पूरी जो इतिहास एक तरीके से शुरू हुआ था उसका अंत भी ऐसे ही होता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता क्या है कि जर्मनी खुद दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेकिन आपका पर देखोगे पोट्सडाम डिक्लेरेशन भी आता है, ठीक। और धीरे धीरे करके जर्मनी को पूरी तरीके से अपनी शक्तियां खोना पड़ता है, अपने आप को समाप्त करना पड़ता है। यहाँ पर इनके ऊपर बहुत सारे जो एक एलिगेशंस क्या, अब वो तो इन्वॉल्व ही थे। धीरे धीरे उनको संकुचित करना पड़ा, अपनी सेनाओं को कम करना पड़ा, बहुत सारी चीजें पैक्ट इनसे साइन करवाया गया, और साथ ही साथ यहाँ पर बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 को गिरा दी गई, क्योंकि पूरी जर्मनी के लोगों का जो साम्यवादी सरकार है इसके खिलाफ बढ़ता दबाव था, और वो फिर वापस से इनका एकीकरण होता हुआ भी नजर आया, जिसको कहा गया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, वो भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और 3 अक्टूबर 1990 को आधिकारिक रूप से जर्मनी फिर से एक राष्ट्र बन जाता है, जो अलग अलग था वो वापस से एक पूरा नेशन हो जाता है। लेकिन जो की मिलिट्री प्रोविजंस थे वो क्या निकल करके आए, यहाँ पर इनको एक पर्सनल कैप दे दिया गया कि भैया इससे ज्यादा तुम्हारी सेना नहीं होगी। वेपन्स इनके लिए पूरी तरीके से बैन कर दिए गए। नॉन यहाँ पर प्रोफिलेशन यानी कि यूनिफाइड जर्मनी कमेटी टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोफिलेशन ट्रीटी इनसे साइन करवाई गई, और न्यूक्लियर फ्री जोन इसको पूरी तरीके से घोषित कर दिया गया। ये देखो, जब 1989 था तब इनके पास सेना 5 लाख के आसपास थी, पूरी दुनिया में तब 5 लाख के आसपास थी। अगर हम प्रेजेंट समय की बात करें तो 2015 तक इनकी सेना सिर्फ घटती रही है, बढ़ी ही नहीं है। इन्होंने अपनी सेना को ही नहीं बढ़ाया, ठीक है। जबकि अभी अगर तब 5 लाख थी तो अभी तो इनकी सेना हो जानी चाहिए थी 20-25 लाख। जैसे हर एक नेशन अपनी सेना को बढ़ा रहे, लेकिन पीछे हमने पैक्ट देखा जिसका कारण था कि सेना आपकी इनकी कंटिन्यू घटती रही। यूरोप में इनका जो पावर था वो धीरे धीरे कम रहा, लेकिन फिर भी अभी भी अगर हम बात करें तो यूरोप में ये 3rd या 4th नंबर पर आ जाते हैं, लार्जेस्ट जो सेना या पावरफुल सेना है उसमें। इसी के बाद जब ये सारी चीजें हुई तो फेडरिक मर्ज ने क्या बोला, फेडरिक मर्ज इसके पूरे खिलाफ से फेडरिक मर्ज ने 77 ईयर्स बाद, यहाँ पे एक खबर भी निकल करके आई थी एनडीटीवी की, जहां पर ये बोला गया था जर्मनीज फर्स्ट मिलिट्री स्ट्रैटेजी इन 77 ईयर्स इज अ वेकअप कॉल फॉर इंडिया। और यहाँ पर क्या ये वेकअप कॉल इंडिया के लिए हो जाता है कि जब जर्मनी जैसा नेशन अपने बारे में सोच रहा है, अपनी सेना को बढ़ा रहा है, अपनी सेना को 3 से 4 गुना बढ़ा करके ये सुपर पावर बनने की तरफ जा रहा है, तो क्या इंडिया को भी नहीं सोचना चाहिए इसके बारे में
में, क्योंकि जिस तरीके से चाइना के साथ सिचुएशन रहती है, जिस तरीके से यूएस यहाँ पर पीछे हटता रहता है, और यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बनाने का रीजन यूएस को ही बताया है जर्मनी ने। जर्मनी ने बोला कि ये हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, हम इसलिए ये सारे काम कर रहे हैं हमारे ऊपर, क्योंकि जर्मनी का जो माइंडसेट है ना, जर्मनी का अगर हम बात करें तो वो रशिया को अपना खतरा मानता है। और जैसे ही युद्ध हुआ रशिया और यूक्रेन का, तो उसमें जर्मनी ने देखा कि यूएस जो है वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। यूएस तो ये कह रहा है कि जितना पार्ट वो मांग रहे तुम दे दो। यूएस तो ये कह रहा है कि हम तुम्हारी मदद बिना किसी बदले में दिए गए सामान के हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से उसने बोला कि भैया हम ना नाटो पर भी एक तरीके से भरोसा नहीं कर रहे और हम यूएस पर भी भरोसा नहीं करें, क्योंकि नाटो तो बिखरता जा रहा है। नाटो नेशन में खुद अगर हम बात करें, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, इन सब की बातचीत आई जा रही है, तो हम यूएस पे कैसे भरोसा दिखा सकते हैं, यूएस पर कैसे डिपेंडेंसी हम दिखा सकते हैं? तो हम तो नहीं दिखा सकते हैं। कल को अगर मान लीजिए हमारे ऊपर हमला किया जाता है तो यूएस कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, यूएस खुद ही बिजी रहता है अपना, क्योंकि जैसा उसने यूक्रेन के खिलाफ रुख अपनाया वैसा ही हमारे खिलाफ अपना लेगा। तो कैसे ये हमारी जो संप्रभुता है, हमारी जो देश की एकता है, हमारी जो सुरक्षा है, उसको ये प्रतिबद्धता यहाँ पर दिखा रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर देखोगे रक्षा मंत्री हैं बोरिस पिस्टोरियस, इन्होंने बोला कि भैया ये रूसी खतरों को हम लक्षित करते हुए अपने यहाँ पर अपनी मिलिट्री को बढ़ा रहे हैं, और हमें ये लगता है कि यूएस हमारी रक्षा नहीं कर सकता है, इसलिए अब हमें खुद को वापस से सुपर पावर बनाना है जैसे हम कभी हुआ करते थे। और यहाँ पर जर्मनी की स्ट्रैटेजी है कि वो 2039 तक वो यूरोप की स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री बनाना चाहता है। यूरोप की सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर सेना जर्मनी के पास होगी, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर चीजें हो जाती हैं, जिसके कारण ये सब कुछ नजर आ रहा है, जिसके कारण ये वापस से जो जर्मनी जो पावरफुल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, जर्मनी सुपर पावर बनता हुआ नजर आ रहा है। जर्मनी अनवील्स द फर्स्ट एवर मिलिट्री स्ट्रेटजी। यहाँ पर ये बात बार बार कही गई है कि भैया हम अपनी नई सैन्य रणनीति बनाएंगे, हम किसी भी नेशन को अपने काबिल नहीं समझते हैं, हम ये भी नहीं समझते हैं कि भैया कोई हमारी रक्षा करेगा। ऑल्दो अगर हम देखें तो यूरोप में 5 ताकतवर सेना हो जाती है, जिसमें फ्रांस, पोलैंड और जर्मनी आ जाता है। 3rd नंबर पर जर्मनी है, इसके बाद ब्रिटेन और इटली हो जाता है। लेकिन इनका कहना है कि हम अब सिर्फ सुपर पावर की तरफ बनने पे ध्यान देंगे, हम ये ध्यान नहीं देंगे कि कौन सा नेशन क्या कर रहा है, किस पर क्या चीजें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही है। तो एक नया जो वर्ल्ड ऑर्डर है पावर का, वो अब जर्मनी यूरोप में बनता हुआ नजर आपको दिखाई देगा, और यूएस का डोमिनेंस यहां से भी कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। और साथ ही साथ हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब जब जर्मनी ने एंट्री करी है वहां वर्ल्ड वॉर तब हुआ है, और वापस से जर्मनी ने इस युद्ध में भी एंट्री कर दी और अमेरिका को ही डायरेक्ट बोला है जाकर के कि तुम तो बेवकूफ हो, तुम अगर इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यू आर मैड। तो यानी कि क्या ये वर्ल्ड वॉर जो 3 है उसकी लोडिंग हमें दिखाई दे रही है? ये क्या सिर्फ बात तक सीमित हो जाएगा? तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में समझने वाले थे, डिटेल में जो हमने समझा भी था। यहाँ पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, क्या जर्मनी ऐसा करेगा, क्या सारी चीजें हैं, तो वो मुझे जरूर बताएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन।